हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं नॉट सेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया? डिल्यूजन, एनहिडोनिया, हेलुसिनेशन, क्लैंग एसोसिएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। डिल्यूजन होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। जब पेशेंट को क्या होता है, अपने मन में अपने अंदर एक फिक्स्ड बिलीफ बना लेता है कि कोई मुझे मारने वाला है, और उस बिलीफ को कोई चेंज नहीं कर पाता। दिस इज कॉल्ड एज डिल्यूशन। सेकेंड होता है एनहिडोनिया। एनहिडोनिया मीन्स लॉस ऑफ इंटरेस्ट। पेशेंट को इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उसका, जो वो चीज़ें उसे पहले अच्छी लगती थी उसे अब वो नहीं अच्छी लगने लगती। थर्ड इज़ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है, पेशेंट को क्या होता है, परसेप्शन होता है, कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है बट उसे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ है। लाइक दीवार पे उसे ऐसा लग रहा है कि सांप चढ़ रहा है पर सांप वहाँ है ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड एज हेलुसिनेशन। फोर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है एनहिडोनिया। सो बेसिकली सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट की थिंकिंग और बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। इसमें 2 टाइप्स के सिम्टम होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, पेशेंट को हेलुसिनेशन होते हैं, डिल्यूशन होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट के बिहेवियर में ऐड हुए हैं, पॉजिटिव हुए, ठीक है, प्लस हुए। नेगेटिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट के बिहेवियर से माइनस हुए, चले गए। फॉर एग्जांपल एनहेडोनिया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अपैथी मीन्स लैक ऑफ इमोशन। तो ये दो सिम्टम्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जो सीजोफ्रेनिक पेशेंट में देखे जाते हैं, बट दे डेवलप ग्रेजुअली, जो उनकी यंग एडल्टहुड से शुरू होते हैं, ठीक है। वो एकदम से उन पर सिम्टम्स नहीं होते, ग्रेजुअली उनके बिहेवियर में आने लगते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, in laparoscopic procedure, gases is used for inflation abdomen wall is nitrous oxide, oxygen, carbon dioxide और helium। जो लोग ओटी में काम करा भी होगा जिन्होंने, तो उन्हें पता होगा कि सबसे पहले जो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर होते हैं उसमें क्या किया जाता है, एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट किया जाता है, मतलब फुलाया जाता है विद द हेल्प ऑफ फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको विजुअलाइज कर सकें, ठीक है। तभी इंटरनल ऑर्गन्स विजुअलाइज करने के लिए किया जाता है ताकि सर्जरी को आगे प्रोसीड कर पाएँ। करेक्ट आंसर इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि ये एक चीप गैस है, इन्फ्लेमेबल गैस है, नॉन टॉक्सिक है और बॉडी से इजीली रिमूव भी की जा सकती है, ठीक है। तो आफ्टर इंसर्टिंग द गैस लाइक CO2, इसके बाद लेप्रोस्कोप को इंसर्ट करते हैं और सर्जरी आगे कंटिन्यू करते हैं। Done. Next question is, a biochemical marker of preeclampsia is raised HP level, raised hematocrit level, raised electrolyte level, raised uric acid level. So first of all, preeclampsia एक होता क्या है, एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है जो स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी में होता है। और इसमें क्या होता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, यूरिन में प्रोटीन होता है और उसकी लेग्स, हैंड्स में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। बेसिकली इसमें पेशेंट का डैमेज हो जाते हैं अदर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। इसमें ऑर्गन सिस्टम डैमेज होते हैं पर मोस्ट ऑफन जो होता है किडनी में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है रेज्ड यूरिक एसिड लेवल। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये किडनी में इफेक्ट करता है, मेनली क्या होता है इसमें किडनी इफेक्ट होती है, वो रीनल एब्जॉर्प्शन किडनी का बढ़ जाता है और जो क्लियरेंस का पावर है किडनी का वो कम हो जाता है, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट ऑप्शंस थे उसके बारे में देखते हैं। जो अदर ऑप्शन में है, जैसे इंक्रीज्ड HP लेवल। HP लेवल इसलिए स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि HP लेवल आपकी क्रोनिक हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी इंक्रीज़ हो सकता है। नेक्स्ट, इंक्रीज हिमेटोक्रिट लेवल इसलिए नहीं क्योंकि डिहाइड्रेशन में भी, और अलॉन्ग विद दैट एरिथ्रोसाइटोसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ RBC, इस कंडीशन में भी हिमेटोक्रिट इंक्रीज़ हो सकता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इलेक्ट्रोलाइट लेवल। सो ये भी एक स्पेसिफिक मार्कर नहीं है क्योंकि बेसिकली ये प्रीक्लेम्शिया में नॉर्मल रेंज में रहता है। सो दीज 3 ऑप्शंस आर नॉट द स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ प्रीक्लेम्शिया, राइट। Fourth question is, which of the following is a normal respiratory rate of newborn? So first option है 20 to 30 per minute, 10 to 16 per minute, 60 to 10 per minute, 40 to 60 per minute. तो the correct answer is 40 to 60
पर मिनट। वैसे जो नॉर्मल होता है वो होता है 30 to 60 पर मिनट, बट क्वेश्चन में जो आया था प्रीवियस एग्ज़ाम में वो आया था 40 to 60 पर मिनट, तो इसलिए हम वही मार्क करेंगे जो उस रेंज के आसपास होगा। ठीक है, तो ठीक है, बात करते हैं वाइटल साइंस की। तो वाइटल साइंस में 4 साइन होते हैं, दैट इज़ टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। बट एक 5th साइन भी होता है जिसे हम कहते हैं पेन। पेन भी एक तरह का वाइटल साइन है, पर वो 5th वाइटल साइन होता है। तो ब्रीदिंग में 3 आपने पढ़ी होंगी टर्मिनोलॉजीज, दैट इज़ ब्रेडिप्निया विच इज़ लेस देन 30 पर मिनट अगर बेबी होगा तो उसे कहेंगे ब्रेडिप्निया। टेकिप्निया मीन्स मोर देन 60 ब्रेथ पर मिनट इज टेकिप्निया। टेकिप्निया मीन्स इंक्रीज। एंड एपनिया, एपनिया मीन्स ऑफ सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग, बेबी की ब्रीदिंग स्टॉप हो जाना, इट इज़ कॉल्ड एज एपनिया, राइट। 5th question is desk provided with a tabletop prevent neck problem is an example of which level of prevention? Primordial, primary, secondary and tertiary. तो level of prevention, first of all prevention क्या होता है? किसी प्रॉब्लम के अगर होने से पहले हम उसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं, उसे होने से पहले उसको कैसे रोक सकते हैं, वो होते हैं प्रिवेंशन। ठीक है, अब प्रिवेंशन के अंदर ये 4 प्रिवेंशन आते हैं, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्यों? क्योंकि हम उसका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट की लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं बाय गिविंग हिम हेल्थ एजुकेशन और इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इससे क्या होता है, ये एक लेवल प्रिवेंशन है प्राइमरी। उसके बाद सबसे पहला आता है प्री मॉडल। प्री मॉडल हम क्या करते हैं, जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनसे पेशेंट को कोई डिजीज़ हो सकती है, हम उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, ताकि बाद में उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। लाइक अगर यंगस्टर्स हैं, उनमें बहुत एक्सीडेंट के केसेस देखे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उन्हें हेलमेट्स पहनने को बोलेंगे। तो ये प्रिवेंशन क्या है, प्री मॉडल प्रिवेंशन। कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है बट वो प्रॉब्लम हो ना जाए, इसलिए हम पहले प्रिवेंशन जो ले रहे हैं वो प्री मॉडल। थर्ड है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या हो रहा है, पेशेंट को डिजीज़ हो गई है, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं। ठीक है, और उसे ट्रीट करें, दैट कम्स अंडर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। थर्ड, अब उसकी 4th है टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में क्या हो रहा है, पेशेंट को डायग्नोसिस ट्रीटमेंट तो मिल गया है, अब रिहैबिलिट करना है, पेशेंट को हमें इम्प्रूव करना है, उसकी कंडीशन को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। कैसे इम्प्रूव करें, जितना डैमेज हो गया बॉडी में, ठीक है, बट फर्दर उसके डैमेज को रोकना। तो इस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में आगे इसकी कंडीशन ख़राब ना हो, इसको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज fetal presentation shown in image, face, brow, vertex और occiput। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पेशेंट की जो बेबी है, तो बेबी का कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट है, कौन सा पार्ट है जो बाहर आ रहा है, विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द विजाना। तो इस पार्ट में क्या हो रहा है, फेस पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी प्रेजेंटेशन। तो फेस प्रेजेंटेशन में फेस प्रेजेंटेशन कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, जो आपका ये होता है ऑर्बिटल रीजन से आपका चिन, इस लेवल तक आपका फेस प्रेजेंटेशन होगा। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगी फ्रॉम दैट ऑर्बिटल पार्ट टू द वर्टेक्स ऑफ द बेबी, मीन्स इंटीरियर फॉन्टेनल तक होगा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, वर्टेक्स होगा बेबी का कहाँ से, ऑर्बिटल रीजन से लेके, ऑर्बिटल रीजन दो आईब्रोज के बीच के रीजन से लेके एंटीरियर फॉन्टेनल तक, दैट इज़ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। और एंटीरियर फॉन्टेनल से लेके जो आपके ऑक्सीपिटल बोन है वहाँ तक जो रीजन है वो है ऑक्सीपुट। तो जिसमें जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन है कौन सी, ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो प्रेजेंटेशन में क्या होगा, ब्रो प्रेजेंटेशन में बेबी के क्या होगा, ऑर्बिटल रीजन से इंटीरियर फॉन्टेनल तक ये ब्रो प्रेजेंटेशन है। अब बोलेंगे अभी तो ये फेस प्रेजेंटेशन में समझाया, बट क्या होता है कि जो फेस प्रेजेंटेशन और ब्रो प्रेजेंटेशन में एक डिफरेंस होता है कि जो फेस प्रेजेंटेशन हम तब बोलते हैं जब वो नेक हाइपर एक्सटेंड होती है, और जब, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, द नर्स शुड होल्ड द सिरिंज ऑलमोस्ट फ्लैट अगेंस्ट द पेशेंट स्किन एट अबाउट 15 डिग्री विद द लेवल अप व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग अ इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन, इंट्राथर्मल इंजेक्शन, इंट्राथीकल इंजेक्शन और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो फर्स्ट जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है ये हम मसल्स में देते हैं, डीप इनटू द मसल्स। ठीक है, और
इसको हम 90 डिग्रीज में देते हैं। डन। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इसे हम डर्मिस लेयर में देते हैं। ठीक है, ये मेनली हम जो सेंसिटिविटी चेक करने के लिए, किसी ड्रग की सेंसिटिविटी चेक करने के लिए हम पेशेंट को देते हैं इंट्राडर्मल मोस्ट कॉमनली। उसके बाद इस इंजेक्शन को जो हम देते हैं ये हम 0.5 ml से ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, और ये 10 to 15 डिग्रीज में जाता है। नेक्स्ट है इंट्राथेकल ड्रग। इंट्राथेकल ड्रग हम कहाँ देते हैं? ये हम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ पे हमारा CSF फ्लूइड होता है। CSF फ्लूइड कहाँ होता है? सब एरेक्नॉइड स्पेस में। तो वहाँ पे हम इसको देते हैं, इंट्राथेकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो हम सबक्यूटेनियस लेयर में देते हैं और मेनली हम 45 डिग्री एंगल पे देते हैं। ठीक है, तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं 15 डिग्री एंगल में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज इंट्राडर्मल इंजेक्शन, राइट? So that's all for today. If you want part 2 of this video, do let me know in the comment section. Bye, take care.